ओके, तो अब हम बात करेंगे इस्केमिक हार्ट डिसीज की। जो इस्केमिक हार्ट डिसीज है इसी को दो और नामों से जाना जाता है। इसको कोरोनरी हार्ट डिसीज भी कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज भी कहते हैं, या तो फिर इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिसीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है। अब जनरली इस इस्केमिक हार्ट डिसीज से हमारे हार्ट में जो है प्रॉब्लम डेवलप होता है। और हार्ट में प्रॉब्लम क्यों डेवलप हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, तो मतलब जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब ये हार्ट की वॉल है, क्लियर, ये जो है इस टाइप से हार्ट की वॉल है। अब ये हार्ट की वॉल जो होती है, इस हार्ट की वॉल के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल्स देखने को, है ना। और ये जो ब्लड वेसल्स है इसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी ब्लड वेसल्स या कोरोनरी आर्टरी। मेनली आर्टरी की बात चल रही है यहाँ पे, तो कोरोनरी आर्टरी है। तो जब इस कोरोनरी आर्टरी का नैरोविंग होता है ना, जब ये सिकुड़ने लगती है, इनका डायमीटर कम होने लगता है, तब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इस हार्ट वॉल के एक पर्टिकुलर हिस्से को लेस ब्लड सप्लाई होता है ना, क्योंकि यहां पर ये ब्लड वेसल अगर इस टाइप से आपकी नैरो होने लग गई, है ना, मतलब थोड़ी सी डायमीटर इनका कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया को ब्लड सप्लाई कम होगा, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसी को अपन कह रहे हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। तो इट इज कॉज्ड बाय द नैरोड हार्ट आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। ठीक है, एटियोलॉजी में आप देखेंगे तो इसके कारण क्या क्या है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है या कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है, ये जनरली हम बोल रहे हैं भैया नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। क्या आप बोल सकते हो? नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी की वजह से। अब ये कोरोनरी आर्टरी है मान लीजिए, ठीक है, इसका नैरोइंग कैसे होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहां इस टाइप से फैट का डिपोजिशन होने लगता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एथेरोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेरोमा। तो एथेरोमा के डिपोजिशन की वजह से जो हार्ट की मसल में जो ब्लड वेसल्स है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो उसका डायमीटर कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है डेवलप होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे देखो ये एक कारण हो गया कि भैया इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कम होगा, लेकिन दूसरा कारण एक भी बनता है, एक और दूसरा कारण है कि जब हार्ट की जो डिमांड है, ब्लड की जो डिमांड है हार्ट की, वो बढ़ जाए, ठीक है, उस केस में भी ऐसा होता है। मतलब हम एटियोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एटियोलॉजी को हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि सबसे पहले डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जो कि नैरोइंग ऑफ आर्टरी की वजह से हो रहा है, क्लियर। और दूसरा एक कारण होता है, इसको बोलते हैं अपन एक्सेसिव डिमांड, कि हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल को कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए या न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि एक्सेसिव डिमांड हो गया। तो डेफिशिएंट सप्लाई कब होगा? तो जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाएगी, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो गया, एथेरोमा का डिपोजिशन हो गया तब, या फिर शॉक कंडीशन में, शॉक अगर पेशेंट को हो गया तब भी हो सकता है, या फिर जो हार्ट के वॉल है, मतलब मेनली जो है एओर्टा में जो वॉल होते हैं, उसमें अगर स्टेनोसिस हो जाए तब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो सीवियर एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस, ये तीन कारण
वजह से क्या होगा, डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा और उसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकता है। दूसरा, अब नैरोविंग तो नहीं हुआ है ब्लड वेसल का, लेकिन हार्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। अब हार्ट की डिमांड किस केस में बढ़ सकती है, जैसे पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो उस टाइम पे हार्ट जो है कुछ ज़्यादा ही काम करता है, उस टाइम पे उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। या फिर पेशेंट को अगर कोई वॉल्वुलर डिसीज है, मतलब हार्ट के जो वॉल है उससे रिलेटेड कोई डिसीज अगर है, तब भी ऐसा देखने को, ठीक है। या फिर अगर बॉडी के अंदर में वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो अगर ज्यादा हो जाए नॉर्मल से, तब भी एक्सेसिव डिमांड जो है हार्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, या 4 स्टेप में बोल सकते हो आप, डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला स्टेप हम बोल सकते हैं, या 4 फैक्टर हम बोल सकते हैं, ठीक है। 4 स्टेज से अच्छा हम 4 फैक्टर्स बोल सकते हैं जो मेनली यहां पर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन। क्रिटिकल स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्रिटिकल स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो ये 4 स्टेज में पहला स्टेज है क्रिटिकल स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से। और 75% जो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज आता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो इसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से होता है। तो ये जो एक फैक्टर है ये किसकी वजह से हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट प्लेग चेंज। दूसरा जो है उसको कहते हैं एक्यूट प्लेग चेंज, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है बेसिकली आप देखोगे तो जो प्लेग होता है, जो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग होता है, ये ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, या फिर अल्सरेशन ऑफ प्लग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाती है ब्लड को, और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। बोलने का मतलब देखो क्या है कि जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो ब्लड वेसल की वॉल है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग डेवलप हुआ, ठीक है। अब ये प्लेग क्या हो गया बेटा, ये प्लेग हो गया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ कि आपका ये जो ब्लड वेसल का हिस्सा है ये एक्सपोज हो गया ब्लड को, ठीक है। ये एक्सपोज किसको हो गया, ब्लड को एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो जैसे ये यहां से ब्लड बह रहा है तो अब ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आ गया, तो ये जो सब एंडोथेलियल लेयर है, सब एंडोथेलियल लेयर मतलब एंडोथेलियम के नीचे वाली ब्लड वेसल वॉल के अंदर, ठीक है। तो सब एंडोथेलियल लेयर क्या हो गई, एक्सपोज हो गई ब्लड को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड वाला जो है उसमें इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं सेकेंड वाले फैक्टर में। एक्यूट प्लेग की सबसे पहले क्या, रप्चर ऑफ प्लेग। सबसे पहले क्या हो रहा है, रप्चर ऑफ प्लेग। रप्चर ऑफ प्लेग हो रहा है, और रप्चर ऑफ प्लेग होने की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज ए अल्सरेशन ऑफ द प्लेग, अल्सरेशन ऑफ प्लेग। और इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, सब एंडोथेलियल लेयर exposed to the blood, and because of which there is a development of clotting, या फिर आप बोल सकते हो थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर। तीसरा जो मेन फैक्टर है इसके पीछे पैथोजेनेसिस डेवलपमेंट में, तो वो है, तीसरा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्या है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो होता है ये मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट हो जाना, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लॉक होना शुरू होती है, ऑक्लूजन होना डेवलप होता है। ठीक है। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा बहुत है, छोटा थ्रोम्बोसिस है, तो ठीक है ब्लड फ्लो हो जाएगा, लेकिन जब ये थ्रोम्बस बड़ा हो जाता है तो ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है। क्लियर है ना। और चौथा जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन, कि ब्लड वेसल ही अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई कम होने लगेगा। ठीक है। और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन जब होगा तो आप बोल सकते हो कि ये भी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको पैथोजेनेसिस को डायग्राम वाइज बता रहा हूं, तो जैसे आपका नॉर्मल जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड वेसल है उसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है। 3 लेयर कौन कौन सी? ये देखो, ये 3 लेयर है, मान लो व्हाइट वाली, येलो वाली और व्हाइट वाली। मतलब ट्यूनिका इंटीमा ब्लड वेसल की सबसे अंदरूनी लेयर, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं इसको। क्लियर। तो ये 3 लेयर होती है ब्लड वेसल की वॉल में। अब अगर इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो हमको पता है कि प्लेक का डिपोजिशन होगा। तो प्लेक डिपॉजिट कहां पे होता है? इंटीमा के नीचे। हमने पिछली क्लास में इसको देखा है। ठीक है। तो ये बाहर वाली तो वैसी की वैसी रहेगी लेयर, बीच वाली भी वैसी की वैसी रहेगी लेयर, लेकिन जो अंदर वाली इंटीमा है वो इस टाइप से फुल जाएगी और यहाँ पे नीचे में जो है क्या डेवलप हो गया? आपका प्लेक, या जिसको अपन बोलते हैं एथेरोमा। ठीक है। तो यहां पे एक फिक्स जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये एथेरोमा अपनी जगह से हिलेगा तो नहीं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? एक टाइप से फिक्स कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, एकदम फिक्स, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और ऐसा जब होता है तब जो एंजाइना होता है उसको हम बोलते हैं टिपिकल एंजाइना। क्या कहते हैं? टिपिकल एंजाइना कहते हैं। क्लियर। अब क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ रहा है। अब ये टिपिकल एंजाइना हो गया। अब टिपिकल एंजाइना होने के बाद क्या हो रहा है कि यहां से 2 चीजें निकल के आएगी, 2 चीजें निकल कर आएगी। पहला केस ये हो सकता है कि इस प्लेक के ऊपर प्लेटलेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, है ना, और प्लेटलेट जो है वहां पर डिपॉजिट होकर गुच्छा बनाए, एग्रीगेट बनाने लगे। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगी कहानी। ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर, ये इंटरनल लेयर और ये इस टाइप से ये आपका प्लेक है। और यहां पर अब आपका क्या डिपॉजिट हो रहा है? ये डिपॉजिट हो रहा है आपका प्लेटलेट। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? प्लेटलेट एग्रीगेट्स बन रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां पर ये जो प्लेक बन रहा है इसका साइज अब बढ़ने लगे, इसका साइज अब बढ़ने लगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर, मिडल लेयर वाइट कैसे आ गई? ये मिडल लेयर और ये अंदर वाली इंटीमा, और अब जो है ये जो प्लेक है उसने अपना साइज बढ़ा दिया है। तो देखो पहले इतना था, अब ये साइज जो है बढ़ गया है। तो इसको अपन बोलेंगे सीवियर फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? सीवियर फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। ये भी फिक्स्ड है लेकिन अब सीवियर कंडीशन हो गई है क्योंकि ब्लड वेसल बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गई है। ठीक है। और यहां पे ये जो हो रहा है ये प्लेक डिसरप्शन हो रहा है।
मतलब डिसरप्शन, मतलब असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि भैया ये जो प्लेग था ये यहां से हल्का सा क्या हो गया, रप्चर हो गया, और प्लेग के रप्चर होने की वजह से, प्लेग के रप्चर होने की वजह से यहां पर जो है प्लेटलेट डिपॉजिट होने लगे, तो ये प्लेग डिसरप्शन होने लगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो जब ये प्लेग डिसरप्शन होता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हीलिंग हो जाए, हीलिंग अगर हो जाए, तब भी आपको इस टाइप से जो है सीवियर फिक्स कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। प्लेग जो है वो बाद में भी अपना साइज जो है बढ़ा सकता है। और इस प्लेग डिसरप्शन के बाद, इस प्लेग डिसरप्शन के बाद जो है आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या भाई ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया है, अब थ्रोम्बस बनेगा। यहां से दो चीजें होती है, अगर प्लेटलेट एग्रीगेट होने लग गए तो ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी तो थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर, ये फिर से इंटरनल लेयर, तो थ्रोम्बस यहां पे अब जो है एक अलग टाइप से आपको थ्रोम्बस बनता हुआ दिखे। तो यहां पे ये थ्रोम्बस, क्लियर, बात समझ आ गई आपको? अब थ्रोम्बस जो है तो बाहर साइड से भी बन सकता है, अंदर साइड से भी बन सकता है ना। तो ये जैसे मान लीजिए ये जो थ्रोम्बस बना है ये अगर मूवेबल है तो ये कहलाएगा एम्बियोलाई, और अगर ये फिक्स्ड है, मतलब ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर और ये इंटरनल लेयर, ये आपका ये हो गया एथेरोमा, और यहां पर जो है आपका ये हो गया थ्रोम्बस, ठीक है। अब ये थ्रोम्बस जो है अगर मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बस, यानी ऑक्लूसिव थ्रोम्बस बोल देंगे। ये एक जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि हमको मालूम है ब्लड क्लॉटिंग जो है क्लॉट बनने के बाद जो है वो मूव भी कर सकता है और मूव नहीं भी कर सकता, क्लियर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पैथोजेनेसिस। अब किसी पेशेंट को अगर ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिले? सबसे पहले पेशेंट को जो है चेस्ट पेन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। तुम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा, वो छोटी छोटी सांसें लेगा, जल्दी जल्दी सांसें लेगा, इस टाइप से, ठीक है। उसको पूरे शरीर में जो है दर्द देखने को मिलेगा, पेन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में उसको पेन होगा, ठीक है। उसको नॉजिया फील हो जाएगा, ये क्या हो गया? उसको क्या हो जाएगा? नॉजिया फील होने लगेगा, और साथ साथ में उसको जो है थोड़ा सा चक्कर टाइप का आएगा, तो इट फीलिंग, पेशेंट फीलिंग द पेन, उसको चक्कर टाइप का आएगा, ठीक है। और लास्ट में इसका कॉम्प्लिकेशन में आप देखेंगे तो अगर ये कंडीशन अनट्रीटेड रह गई, ठीक है, तो पेशेंट को क्रोनिक एंजाइना हो सकता है, पेशेंट को अरिदमिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। पेशेंट को जो है, अरे यार ये क्या हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, और साथ में पेशेंट को बार बार हार्ट अटैक आ सकता है, तो रिकरेंट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये था आपका इस्केमिक हार्ट डिसीज या कोरोनरी हार्ट डिसीज या कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, ठीक है।